सॉरी, ओके, हमारा मशीन लर्निंग खत्म हो गया था लास्ट क्लास में, राइट? जो फेशियल रिकॉग्निशन वाला था वो कोड किया था हमने, राइट? ओके, तो आज फिर हम डीप लर्निंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बस गिव मी अ सेकंड, मैं अभी स्क्रीन वगैरह शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग के साथ, ठीक है? डीप लर्निंग में सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इसको क्या कहा जाता है। सॉरी, कुछ तो कोड लिख लो, सारी फाइलें सेंड कर दूं। ठीक है, तो हम डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं। अब डीप लर्निंग के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो डेटा होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ डेटा कह सकते हो आप इसको, थोड़ा सा। हाँ, ऑन है, साइकिल कर देते हैं। हाँ, तो डीप लर्निंग के अंदर सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो डेटा के ऊपर ही बात करते हैं, डेटा किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एवरीथिंग, ठीक है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग, तो हमारा जो डेटा होता है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल डेटा होता है, ठीक है? इसके अंदर अब हम जैसे 1D से 2D पे गए थे, अब हम 2D से थर्ड डायमेंशन पे आ गए हैं, ठीक है? जब डेटा हमारा 3D हो जाता है तो उसको हम टेंसर कहते हैं, ठीक है? तो उसे हम टेंसर्स कहते हैं। तो टेंसर इज बेसिकली द 3D फॉर्म ऑफ डेटा। जैसे आप अगर इमेजेस की बात करोगे, आप वीडियोस की बात करोगे, तो दीज आर ऑल 3 डायमेंशनल डेटा, ठीक है? अब जो 3D डेटा होता है उसको आप उससे कंफ्यूज मत करना कि क्यूब क्यूबॉइड वाला जो होता है, उससे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे 3 डायमेंशन का मतलब है कि भाई हमारे पास एक लेयर और है, हर एक डेटा पॉइंट के 3 वैल्यूज है, ठीक है? जैसे अगर आप बात करते हो एक्सेल में क्या होता है कि भाई हर एक सेल का एक कॉलम का वो होता है लेटर, एंड एक रो का नंबर होता है, राइट? तो वो 2 डायमेंशन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड डायमेंशन भी है उसके लिए, ठीक है? और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इमेजेस का, तो इमेजेस में पिक्सल होते हैं, बेसिकली हाइट एंड विड्थ होती है, ठीक है? उसके बाद पिक्सल की इंटेंसिटी भी होती है, ठीक है? जिसको हम अल्फा वैल्यूज बोलते हैं पिक्सल की, ठीक है? वो इंटेंसिटीज भी होती है। तो जब मेरे पास 3 डायमेंशन आते हैं डेटा के अंदर तो उसको एक टेंसर कहा जाता है। एंड डीप लर्निंग के अंदर हम ज्यादा टेंसर्स के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे पास नॉर्मल डेटा भी आएगा, नॉर्मल डेटा के ऊपर भी हम वर्क करेंगे, बट ज्यादातर हम टेंसर्स के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है? तो चलो ये दूसरी चीज, हमारे पास आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? डीप लर्निंग के अंदर वी स्टडी अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है? अ न्यूरॉन इज बेसिकली लाइक अ गेट, ठीक है? इट्स बेसिकली लाइक अ गेट, ठीक है? एक स्पेसिफिक कंडीशन है उसके पास, अगर डेटा उसके पास आया और वो कंडीशन मीट हो गई तो वो डेटा को आगे पास होने देगा, अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती है तो डेटा को आगे पास नहीं होने देगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है? अब जब मैंने न्यूरॉन की आपको डेफिनेशन दी, मैंने आपको बेस ऑफ न्यूरॉन बताया कि भाई न्यूरॉन है क्या, तो आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, इससे क्या ही हो जाएगा, इससे प्रॉपर ए सिस्टम कैसे बन रहे हैं, राइट? तो हम ना एक या 10 या 20 न्यूरॉन्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम हजारों करोड़ न्यूरॉन्स की बात कर रहे होते हैं। एंड आपको पता है कि भाई इन द वेरी बेस जो आपके कंप्यूटर्स है वो भी गेट्स ही है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो जब हजारों ट्रांजिस्टर्स या हजारों गेट्स एक साथ आते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है? और जो न्यूरॉन है ना उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एक स्विच है कि इस टाइम पे डेटा जाने देना है, इस टाइम पे डेटा नहीं जाने देना है। उसके अंदर ना कंडीशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी कि भाई कौन सा डेटा उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वही डेटा आगे जा पाएगा, बाकी डेटा को वो रोक देगा, ठीक है? समझ आया? समझ आया? कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब जब मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं तो न्यूरॉन्स का ना एक न्यूरॉन का 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? एक न्यूरॉन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है? सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? न्यूरॉन का जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? उसके बाद आते हैं उसके वेट्स एंड बायसेस, ठीक है?
वेट्स एंड बायसेस को हम आगे चल के स्टडी करेंगे, अभी हम सबसे पहले सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है भाई? एक सिंपल सा एक ऐसी इक्वेशन जो कि जब उसके अंदर डेटा आए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो डेटा आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जो इक्वेशन होता है ना, दैट इज बेसिकली माय एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली माय एक्टिवेशन फंक्शन। दिस इक्वेशन इज बेसिकली माय एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो चीजें और होती है, वेट्स एंड बायसेस। अभी सिर्फ एक छोटा सा बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते वेट्स एंड बायसेस के अभी। ठीक है, अब वेट्स एंड बायसेस क्या होते हैं? सबसे पहले वेट्स की बात करते हैं। मेरे पास लेट से 10 न्यूरॉन्स है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि डेटा आ रहा है, अगर एक्टिवेट हुआ न्यूरॉन तो डेटा आगे जा रहा है, वरना नहीं जा रहा है। तो लेट से कुछ प्रिडिक्शन का मॉडल मैंने बना रखा है, एंड 10 न्यूरॉन जो लास्ट में थे मेरे पास, उनमें से 5 कह रहे हैं, 5 भी नहीं, 2 कह रहे हैं कि भाई आंसर इज 1, बाकी 8 कह रहे हैं आंसर इज 0। ठीक है, बट फाइनल आंसर फिर भी 1 हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वेट्स, कि भाई किसी एक न्यूरॉन की वेटेज मैं इंक्रीज कर सकता हूं कंपेयर टू अदर्स, राइट? गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो वेट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वेट्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास 10 न्यूरॉन्स है। ठीक है, मैंने 8 न्यूरॉन को वेट दिया हुआ है 1 का, और 2 न्यूरॉन को वेट दिया हुआ है 100 का। तो ऑब्वियसली जब 8 न्यूरॉन मिलके मेरे को 0 बता रहे हैं आंसर, तो भाई उनकी वेटेज 8 आई। बट 2 न्यूरॉन मिलके भी अगर मेरे को आंसर 1 बता रहे हैं तो उनकी वेटेज 200 आई। तो जो आंसर फाइनलाइज किया जाएगा वो किया जाएगा बाकी 2 न्यूरॉन्स का। ठीक है, इस तरीके से वेटेज भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि भाई कौन सा न्यूरॉन ऐसे फीचर को हैंडल कर रहा है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कौन सा न्यूरॉन ऐसे फीचर को हैंडल कर रहा है जो कि थोड़ा सा लाइक नॉट सो क्रिटिकल है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये होते हैं वेट्स। ठीक है, इसके बाद हम बायसेस की बात करते हैं। ठीक है, बायसेस का क्या मतलब होता है कि भाई अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ सकता है एक न्यूरॉन का, वो आ सकता है आइदर 0 और 1। ठीक है, तो मैं ना न्यूरॉन्स को बायस भी कर सकता हूं कि भाई एक न्यूरॉन को मैंने बोल दिया कि तुझे ट्राई करना है 0 आंसर लाने का, दूसरे को मैंने बोल दिया कि तुझे ट्राई करना है 1 आंसर लाने का। ठीक है,
इससे फायदा, मेरे को क्या फायदा मिला कि भाई वो दोनों आपस में फाइट करेंगे टू गेट 0 और 1, एंड इससे होता ये है कि भाई जो आंसर मेरे पास आता है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दो न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, राइट। तो जो आंसर आएगा वो दोनों के इन बिटवीन का आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सिंगल न्यूरॉन को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल न्यूरॉन कैसे डिजाइन किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें न्यूरॉन्स मैन्युअली डिजाइन नहीं करने होते, ठीक है। हमें हमारे पास लाइब्रेरीज मिलती हैं, हमें हम उसमें से न्यूरॉन्स की पूरी पूरी लेयर्स को एम्बेड करते हैं, अनेबल करते हैं, ठीक है। बट जस्ट टू लेट यू नो कि एक न्यूरॉन क्या है एंड किस तरीके से वो वर्क करता है, यहाँ पे हमने एक सिंगल न्यूरॉन भी डिजाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, टॉर्च एंड टॉर्च डॉट एन एन, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हम जो डीप लर्निंग में यूज कर रहे हैं ना, देखो डीप लर्निंग आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, दो लाइब्रेरी दो फ्रेमवर्क से आप अप्रोच कर सकते हो। एक हम यूज करते हैं पाइटॉर्च, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो लाइब्रेरी होती है डेट इज टेंसर फ्लो, ठीक है। दोनों का एग्जैक्टली सेम काम है, कोई लाइब्रेरी किसी एक काम में अच्छी है तो दूसरी किसी और काम में अच्छी है, ठीक है। इवेंचुअली आपको दोनों ही स्टडी करनी पड़ती है। पाइटॉर्च हम यहाँ पे कवर करते हैं, टेंसर फ्लो इज बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। मशीन लर्निंग के लास्ट में मैंने टेंसर फ्लो का एक कोड करवाया भी था आपको, याद है, कीरस वाला, कीरस वाला कोड, डिजिट्स वाला, कल ही तो कराया है, ठीक है। तो वो टेंसर फ्लो का एक एग्जांपल था। यहाँ पे अब हम जो डीप लर्निंग में बात करेंगे दैट विल बी यूजिंग पाइटॉर्च, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना इनपुट्स वेट्स एंड बायसेस डिफाइन करे, ठीक है। इनके सिंबल्स होते हैं, एक्स आर द इनपुट्स, डब्ल्यू इज वेट्स, बी इज बायसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉर्च डॉट टेंसर मतलब जो डेटा है उसको टेंसर में कन्वर्ट किया है मैंने, ठीक है। पहला डेटा मैंने दिया 1 2 एंड 3, सिंपल इनपुट है, ठीक है। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल इनपुट है, ठीक है। ये लेजिट लाइक कोई एज की वैल्यूज हो सकती है, आईडीज हो सकती हैं, दिस कैन बी द डेक्स, किस डेक पे थे, टाइटैनिक वाले अगर मैं बात करूं, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अभी रैंडम नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैं वेट्स की बात करता हूं तो मैंने वेट डिफाइन किया कि 1 के लिए 0.4 का वेट है, 2 के लिए 0.3 है एंड 3 के लिए 0.2 है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेट कौन सा हुआ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनपुट कौन सा हो गया, 1, राइट। बट मैंने ना इस चीज का ध्यान रखा है कि भाई वन ना अकेला ओवर पावर ना कर सके किसी को। तो बाई चांस वन किसी एक साइड पे है एंड 2 एंड 3 और किसी और साइड पे जाते हैं, तो वेट आप देखोगे उनका कंबाइंड वेट 0.5 हो जाता है, जो कि वन को बीट कर देता है स्टिल, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा सिंगल इनपुट नहीं है जो कि भाई बाकी सबको ओवर पावर कर सके, ठीक है। और बाकी दो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो पहले वाले को ओवर पावर कर देंगे, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। उसके बाद मैंने बायसनेस डिफाइन करी है, ठीक है। बायसनेस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि भाई मैं किस तरफ ज्यादा लीन करना चाहता हूं। मैंने 0.5 रखा है, विच इज बेसिकली कि भाई मैं मिडल में रहूंगा, मैं मेरा जो मॉडल है, जो मेरा न्यूरॉन में डिजाइन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी बायस नहीं है, ठीक है, ठीक है। इनपुट्स वेट्स बायसेस तीनों समझ आए, ठीक है। अब जो न्यूरॉन की एक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो न्यूरॉन की इक्वेशन होती है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू, इनपुट्स एंड वेट्स, प्लस बायसेस, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ न्यूरॉन, ठीक है, समझ आया, ठीक है। और यहाँ पे ना हम लीनियर की ही बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं जो कि डेटा लेते हैं एंड आगे निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास लॉजिस्टिक न्यूरॉन्स भी आते हैं, काफी सारे अलग अलग तरीके से प्रोवोकेटिंग न्यूरॉन्स वगैरह भी आते हैं, जो कि भाई डेटा आया उसको 3 4 बार सर्कल आउट किया फिर निकाला, या फिर डेटा आया उसने पिछले वाले किसी न्यूरॉन के पास भेज दिया वापस, राइट। तो इस तरीके के न्यूरॉन्स भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम लीनियर न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, जो सिंपली डेटा आया और आगे से निकल गया, ठीक है। पाइप की तरह इमेजिन करो, एक साइड से पानी आ रहा है, दूसरे से निकल जा रहा है, ठीक है। बीच में एक स्विच लगा हुआ है, अगर वो स्विच ऑन है तो पानी आगे जाएगा, स्विच ऑफ है तो आगे नहीं जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लीनियर न्यूरॉन के यू कैन से एक्टिवेशन प्रिंट कर दिया, ठीक है। दिस इज द एक्टिवेशन फॉर माय न्यूरॉन, ठीक है। तो जब मेरे पास इनपुट थे 1 2 एंड 3, तो ये न्यूरॉन है लीनियरली मेरे को 2.09 मतलब ऑलमोस्ट 2 का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मेरे को 2 रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है, समझ आया।
अभी बहुत ज्यादा इसकी इन डेप्थ आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, क्योंकि सिंगल न्यूरॉन ना कुछ भी ज्यादा करता नहीं है। बेसिकली सिंपली क्या कर रहा है कि भाई इसके पास जो वेट था, सॉरी जो बायसनेस थी, वो बिल्कुल भी बायस नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली मिडिल पॉइंट पे जा रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा वेटेज का है, ये बहुत कम वेटेज का है, तो वो सिंपली मिडिल पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, ये तो समझ आया। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली लीनियर आउटपुट। ठीक है, अब इसके ऊपर ना जो मेरा लीनियर आउटपुट होता है, इसके ऊपर मेरे एक्टिवेशन फंक्शंस लगते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन मैंने बताया था कि भाई इक्वेशन जिससे एक्चुअली आउटपुट आगे जाने देगा न्यूरॉन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन तरीके की बात करें, तीन तरीके के एक्टिवेशन फंक्शन की बात करी है। ठीक है, सिग्मॉइड, टैन एंड रेल्यू। ठीक है, इनके बारे में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी बताता हूँ। इसके अलावा एक एक्टिवेशन फंक्शन और होता है मेरे पास, विच इज कॉल्ड सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, वो यहाँ पे हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सॉफ्ट मैक्स डिजाइंड है फॉर मल्टीपल न्यूरॉन्स, कि भाई 5 से 10 न्यूरॉन पे एक साथ लगाया जाता है वो फंक्शन। ठीक है, इसलिए सिंगल न्यूरॉन के ऊपर हम उसे नहीं लगा सकते। ओके, जब मैं बात कर रहा हूँ सिग्मोइड, टैन एंड रेल्यू की, अलग अलग इक्वेशंस हैं। ठीक है, सिग्मोइड एंड टैन ये तो बहुत ज्यादा यूज किए भी नहीं जाते हैं, ये सिर्फ एक बेस बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मेरे पास रेल्यू। ठीक है, अब इन तीनों में किस तरीके से चीज वर्क करती हैं, किस तरीके से मेरे पास जो आउटपुट आता है वो आते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जब मैं सिग्मॉइड फंक्शन की बात करता हूँ, तो जो साइन वेव होती है हमारे पास, उसकी तरीके से चलता है। ठीक है, सो इट विल गो फ्रॉम 0 to 1, देन अगेन 0 to 1। ठीक है, इस तरीके से एक्टिवेट करेगा वो इस डेटा के अंदर, इस आउटपुट के अंदर। ठीक है, ठीक है, जब मैं टैन की बात करता हूं, तो इसमें जो आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला टैन पढ़ा था, टैन थीटा वाला, टैन की वेव होती है जो साइन कॉस टैन पढ़ा था। ठीक है, तो साइन का जो फंक्शन होता है वो साइन होता है ना, दैट इज सिग्मॉइड बेसिकली। जो टैन होता है दैट इज टैन। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं इसलिए इन्हें ना बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पहला एक्चुअली यूजेबल एक्टिवेशन फंक्शन, विच इज कॉल्ड रेल्यू। ठीक है, रेल्यू फंक्शन क्या करता है, मेरे को ना आइदर 0 और 1 में आउटपुट देता है। इससे पहले जो सिग्मॉइड थे या टैन थे, ये ना मेरे को यू कैन से, अगर आउटपुट देखोगे ना इनके, तो ये मेरे को 0 से 1 की रेंज के बीच में आउटपुट दे रहे हैं। कहने का पॉइंट कि अगर आपने साइन वेव देखी होगी, तो भाई वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 पे जाती है, फिर 0 पे आती है, फिर 1 पे जाती है। और सिमिलरली वो नेगेटिव की साइड पे भी जा सकती है। बट क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर हम नेगेटिव्स की बात नहीं करते, तो यहाँ पे आप इन दोनों का ही आउटपुट देखोगे। ये मेरा यू कैन से 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बट अगर आप मेरे रेल्यू फंक्शन का आउटपुट देखोगे, अगर आप मेरे रेल्यू फंक्शन का आउटपुट देखोगे, तो इट इज 2.09, बेसिकली 2 बोल सकते हैं उसे राउंड ऑफ करके, है ना। तो जब मैं इसको 2 बोल रहा हूं, तो जो रेल्यू का आउटपुट है और वो लीनियर का आउटपुट है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। रेल्यू का आउटपुट है और लीनियर का आउटपुट है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लीनियर इज माय बेस न्यूरॉन, राइट। लीनियर जब यहाँ पे था, जब यहाँ पे लीनियर की मैं बात कर रहा था, तो मैंने सिर्फ न्यूरॉन की जो इक्वेशन थी वो लिखी हुई थी, राइट। उसके ऊपर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू लगाया है। तो जब लीनियर से और रेल्यू से मेरा सेम आउटपुट आ रहा है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि भाई जो रेल्यू है ना, वो न्यूरॉन के ट्रू वेट्स एंड बायसेस को रिस्पेक्ट करता है। क्लियर पॉइंट, कि न्यूरॉन के अंदर जो हमने वेट्स एंड बायसेस डिफाइन किए हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करता है और मेरे को डायरेक्टली एक जो सॉल्यूशन है, जो आउटपुट है उसका, वो दिखाता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अ वेग रिजल्ट। जैसे सिग्मॉइड और टैन के केस में हमें 0 to 1 में प्रोबेबिलिटी मिलती है, फिर प्रोबेबिलिटी को डिकोड करना पड़ता है हमें वेट्स एंड बायसेस की बेसिस पे। तो रेल्यू मेरे को ये सब करके देता है। ठीक है, कितना बार समझ आया, क्लियर है। तो ये तीन मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है फॉरवर्ड पास का कंसेप्ट। ठीक है, फॉरवर्ड पास का कंसेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्चुअली डेटा को पास करना है अपने न्यूरॉन से। अभी तक हम सिर्फ न्यूरॉन के एक्टिवेशन चेक कर रहे थे कि किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड पास का मतलब होता है कि भाई अब मेरे को एक्चुअली डेटा पास करना है अपने न्यूरॉन में से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेयर डिफाइन करी। ठीक है, लीनियर लेयर डिफाइन करी एक। ठीक है, 3 1, इसका मतलब क्या होता है, जो 3 में लिखता हूं ना, जो फर्स्ट नंबर में लिखता हूं, दैट इज माई इनपुट। ठीक है, कि भाई ये जो लेयर है, अब लेयर में जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मल्टीपल न्यूरॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, बट अभी हमारे पास सिंगल न्यूरॉन ही है, तो हम सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं समझ आ रहा है ना, आ रहा है आप लोगों को।
पंकज जी समझ आ रहा है? ये तो अभी बताऊंगा ही, इसके ऊपर का जो था, जो यहाँ तक था, एक्टिवेशन फंक्शन तक, यहाँ तक। प्रिंस नहीं आया तो बोलो ना, क्या नहीं समझ आया? और तो शांति से बैठे रहोगे? देखो, ड्रॉ करते हैं, मांगे देना। एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्कल से, ठीक है। इसके अंदर यहां से हम डेटा का इनपुट देते हैं और इस तरीके से वो डेटा को आउटपुट में देता है, ठीक है, सिंपल। अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे गए नहीं है। तो जो बेसिक न्यूरॉन की मैं बात करूंगा, इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके पास तीन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, एक्स, डब्ल्यू एंड बी। एक्स इज इनपुट, दिस इज वेट्स एंड दिस इज बायसेस, ठीक है। बायसेस बोलो या बायस बोलो, सेम बात करती है, ठीक है। इनपुट्स का मतलब उसके बाद जो इनपुट डेटा आ रहा है वो क्या है, ठीक है। मेरे वाले केस में मैंने 1, 2 एंड 3 लिया है, दिस इज माई इनपुट, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे तो आप एक्स में देखो, मैंने टॉर्च और टेंसर के अंदर 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है, ठीक है। टेंसर इज माई 3D डेटा टाइप, ठीक है। मैं तीन डायमेंशन के अंदर उसको दे रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे ना एक ही पॉइंट दिया है, उसके तीन यू कैन से प्रॉपर्टीज या एक्सप्लेनेटरी वैल्यूज है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली इनपुट्स, ठीक है। अब इन इनपुट्स के लिए मैं वेट्स डिसाइड करता हूँ, कौन सा इनपुट ज्यादा पावरफुल होगा, कौन सा इनपुट कम पावरफुल होगा, ठीक है। वो मैंने 0.4, 0.3 एंड 0.2 दिया है। 0.4, 0.3 एंड 0.2, ठीक है। तो 1 के लिए 0.4 है, 2 के लिए 0.3 है एंड 3 के लिए 0.2 है वेट, ठीक है। ये बेसिकली इसको ना आप इस तरीके से समझो कि भाई अगर वोटिंग हो रही है, अगर वोटिंग हो रही है, तो जो तीन मेरे इनपुट्स है, 1 को मैंने 4 वोट दे दिए, ये वो 4 वोट दे सकता है। इसको मैंने 3 वोट दे दिए, इसको 2 वोट दे दिए, ठीक है। तो 1 चाहे तो अकेले इन दोनों में से किसी भी एक से जीत सकता है। बट अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो 1 नहीं जीत पाएगा, ओवरपावर नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली वोटिंग का तरीका, वेट्स को आप वोट्स मान सकते हो एक तरीके से, ठीक है, समझ आया? अब बायसेस होते हैं कि भाई जो मेरा न्यूरॉन है वो किस एक तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देगा, किस तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो मैंने बायस में दे रखा था 0.5। 0.5 का मतलब इवन है, ठीक है, मतलब 0 से 1 की बीच की वैल्यू होती है उसकी। तो दिस इज इवन, ना वो 0 की तरफ लीन कर रहा है ना 1 की तरफ लीन कर रहा है। इतना समझ आया? इतना बात समझ आया, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मली डेटा की बात करूं, तो डेफिनेटली मेरे पास 4 बहुत पावरफुल है एंड 2 इज द वीकेस्ट, ठीक है। बट क्योंकि मैं बायस नहीं हूं किसी भी वेट की तरफ, तो मैं बीच का एक मिडिल वेट की तरफ जाना चाहूंगा। तो मिडिल वेट विल बी 0.3, राइट। 0.3 मिडिल वेट होगा, ठीक है। एंड 0.3 का जो इनपुट वाली वैल्यू है, इनपुट वाली वो क्या है, 2। तो इस न्यूरॉन का बाय डिफॉल्ट अगर आंसर होगा, अगर मैं सिर्फ इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करूं बिना किसी डेटा के साथ, तो ये आंसर देगा 2, ठीक है। जो कि हम यहाँ पे देख भी रहे थे, जब मैंने लीनियर किया था या फिर वैल्यू लगाया था, तो ये 2.099 2.09 इसी तरीके का आंसर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू कि भाई न्यूरॉन के पास कुछ भी डेटा नहीं आया और कुछ भी डेटा नहीं आता है और मैं सिर्फ उसको एक्टिवेट कर देता हूं, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने तीन एक्टिवेशन फंक्शन की बात करी, सिग्मॉइड, टैन एंड रेल्यू, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन भाई डेटा आने पे ये न्यूरॉन उस डेटा के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिक टर्म से बोलूं, तो भाई डेटा आया, वो डेटा इस न्यूरॉन के हिसाब से है या नहीं है, वो डिसाइड करता है मेरा एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। कि भाई डेटा आया और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई हुआ, तो डेटा को आगे जाने देगा, वरना रोक देगा वहीं पे, ठीक है। तो जब मैं साइन की बात करता हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा, मतलब इस तरीके से वेव बनती है, साइन वेव, राइट। कुछ इस तरीके की मेरे पास साइन वेव होती है। अब डेटा देखोगे बेसिकली 0 to 1 वेरी करता है, ठीक है। टैन वेव भी बेसिकली इसी तरीके से होती है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। कॉस इसकी जस्ट अपोजिट होती है, राइट। तो जो सिग्मॉइड है
वो फॉलो करता है आपका साइन वेव को, जो टैन है वो फॉलो करता है आपका टैन वेव को। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सच भूल जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा तीसरा वाला, विच इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन है, दैट इज वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का क्या काम है, ये मेरे को ना 0 से लेके 1 तक की रेंज के बीच का आउटपुट देता है। ये मेरे को 0 से लेके 1 तक की रेंज के बीच का आउटपुट देता है, सॉरी माय बैड, रेंज नहीं, 0 या 1 में आउटपुट देता है। ठीक है, वैल्यू बेसिकली मेरे को 0 या 1 में आउटपुट देता है। इसका बेसिक मतलब क्या हो गया कि भाई या तो डेटा आया, अगर वैल्यू फंक्शन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, तो आगे जाने देगा, वरना कंप्लीटली रोक देगा। जो इसके अगर मैं अपोजिट बात करूं, इसके साथ में जो एक और फंक्शन यूज किया जाता है सॉफ्ट मैक्स, जिसके बारे में हम काफी आगे चल के पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स मेरे को रेंज देता है 0 से 1 की। ठीक है, और डेटा आया, एक्टिवेशन उसका लाइक 50% हुआ, तो वो 0.5 भी आउटपुट दे सकता है। यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेंगे वो आइदर 0 और 1 मिलेगा। यहाँ पे हमें 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, इसके बारे में इसको कहाँ यूज करते हैं हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ज्यादातर इसको हम प्रोबेबिलिटीज के केसेस में यूज करते हैं, बट यूजुअली हम यूज करते हैं वैल्यू। ठीक है, ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे भी जब मैंने वैल्यू लगाया तो इसने एज इट इज डेटा आउटपुट दे रखा है, राइट। तो बेसिकली वैल्यू की वैल्यू 1 हो गई होगी इस केस में। ठीक है, अगर वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाती तो वो कुछ भी नहीं देता, 0 आउटपुट देता सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा हाँ, इसको ना 1 नहीं बोलो, इसको आप x बोल लो, ज्यादा बेटर टर्मिनोलॉजी रहती है। ठीक है, तो ये आइदर 0 और x में करता है, ये 0 टू x में करता है। ठीक है, 1 का मतलब बेसिकली जो मैंने 1 लिखा था ना, वो डेटा को एज इट इज पास होने देने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, तो आप x लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब समझ आया, थोड़ा कंटेंट ज्यादा बेटर तरीके से समझ आया, नहीं समझ आया, क्या हुआ, वैल्यू सॉफ्टवेयर समझ नहीं आए। सॉफ्टवेयर बेसिकली 0 से x तक, मतलब इसको आप 0 टू 1 ही मान लो, या इसको समझाने का कैसे तरीका करें इसको, हाँ इस तरीके से समझो कि जो सॉफ्टमैक्स है, जो सॉफ्टमैक्स है वो मेरे को ना 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू देगा। ठीक है, लेट से कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0.8 दिया उसने, ठीक है, सॉफ्टमैक्स ने मेरे को 0.8 दिया, तो जो मेरी डेटा वैल्यू है, लेट से 10 थी मेरी डेटा की वैल्यू, ठीक है, वो उसका 80% डेटा आगे जा पाएगा। गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई 0.8 दिया तो इसमें से 10 आगे जाके 8 बन जाएगा, मतलब 80% ऑफ द वैल्यू ही आगे जा पा रही है। इसीलिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली, बट अभी के लिए समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लो। ठीक है, समझ आया, क्लियर है, क्लियर है। दिस आर माय एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है, अभी जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो मैं वैल्यू का यूज कर रहा हूँ। नीचे भी आगे अच्छा नीचे हमने कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाया नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने फॉरवर्ड पास की, ठीक है, अब हम आ रहे हैं इस वाले पार्ट पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं ना, तो वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस, सिर्फ एक न्यूरॉन की बात कर रहे थे। अब हम इसमें से डेटा पास कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें से डेटा पास कराने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक लेयर डिफाइन करी है सबसे पहले। ठीक है, लीनियर लेयर है, हमारे पास सिंगल न्यूरॉन ही है। ठीक है, तो मैं लीनियर लेयर का मतलब है कि भाई मैंने न्यूरॉन डिफाइन कर दिया सिंपली। ठीक है, ठीक है, अब इस न्यूरॉन को मैंने क्या बोला कि भाई इसके पास 3 इनपुट आते हैं। ठीक है, 3 इसके पास इनपुट आ सकते हैं। ठीक है, एक ही मेरे को आउटपुट देता है। ठीक है, समझ आया, 3 इनपुट आते हैं, एक ही मेरे को आउटपुट देता है। जो आपने 3 and 1 लिखा हुआ ना, तो पहले वाली जो हम डिजिट लिखते हैं दैट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, जो दूसरी वाली हम डिजिट लिखते हैं दैट इज द नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज का और क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी आप लेयर्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, यहाँ पे तो हमने एक ही लेयर बनाई, हम आगे चलेंगे हम 2 4 10 8 10 10 लेयर भी बनाते हैं। ठीक है, तो लेयर्स ना मैच करनी चाहिए, मतलब जैसे आपने पहली का 3 1 लिखा, राइट, तो दूसरी लेयर होगी ना वो 1 ही इनपुट ले सकती है, उसका जो इनपुट है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि लेयर टू लेयर ट्रांसफर हो रहा है डेटा सिर्फ। हाँ, एक ही इनपुट हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, फॉरवर्ड पास का बेसिकली मतलब है कि भाई डेटा यहां से गया और यहां पे निकल गया। ठीक है,
निकला कैसे? अगर एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट हुआ तो डेटा को उसने आगे पास होने दिया ना, नहीं पास होने दिया। ठीक है, अब मान लो ये 1, 2 एंड 3 थे, और मैं जो न्यूरॉन है इसी वाले न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 को ब्लॉक कर देगा, 3 को ब्लॉक कर देगा, 2 को पास होने देगा, जो फाइनल आउटपुट होगा वो 2 बन जाएगा। पॉइंट क्यों? बात समझ आता है ना क्यों? अभी जो हमने एक्चुअली यहाँ पे कोड लिखा, सॉरी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझाया। ठीक है, अभी हमने एग्जैक्टली जो न्यूरॉन हमने डिफाइन किया वो वाला यूज नहीं किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल न्यूरॉन लेयर है और इसके ऊपर कोई एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह भी नहीं है, तो ये एक्चुअली आउटपुट नहीं देता, इसलिए आप जब आगे नेक्स्ट टाइम में देखोगे तो आउटपुट डॉट आइटम देखते हैं हम। ठीक है, फॉरवर्ड पास का जो एक्चुअल आउटपुट है, जो प्रिडिक्शन वगैरह वाला पार्ट है, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, इट्स लाइक कि बस मेरा न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ और उसने कुछ भी मेरे को डेटा दे दिया, मेरे को पता लग गया कि न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डेटा देखोगे डेट इज -2.81, इसका कुछ सेंस नहीं बनता है अभी। ठीक है, क्योंकि मेरा न्यूरॉन कुछ कर ही नहीं रहा ना अभी, पॉइंट। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा बेस था, इस तरीके का कोड आप कभी भी लिखते नहीं हो, सिर्फ आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड किस तरीके से चीजें वर्क करती है समझाने के लिए मैंने ये वाला पार्ट किया था। ठीक है, अगर आप इस कोड को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसका हमें आगे कोई यूज है नहीं। ठीक है, वैसे मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, डू यू वांट टू राइट इट डाउन या फिर स्किप करें? कोड, तीनों के लैपटॉप नहीं है आज? कहाँ गया लैपटॉप? कुछ हो क्या? ये भी सही है, साथ में तो बैठ जाओ कम से कम। आ रहा है समझ? यहाँ से लैपटॉप ले लो और चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, ये वाला कोड लिखना है गाइस, गाइस, कोड लिखना है ये वाला, लिख लिया है? विपिन, विपिन, कोड लिख लिया? ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल अपने रियल लाइफ कोड्स के ऊपर, जो एक्चुअल कोडिंग हम डीप लर्निंग के अंदर करते हैं उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें किस चीज की है ये, मेरे को भी देखना दो एक बार। ठीक है, हाँ, इसके अंदर हमने सिर्फ डेटा को स्प्लिट किया, हम डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग के अंदर होता था, डेटा कलेक्ट किया, उसको प्री प्रोसेसिंग करी डेटा की, उसके बाद फिर हम मॉडल के पास भेजते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी डेटा कलेक्ट होता है और उस डेटा की प्री प्रोसेसिंग होती है। मेथोडोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टेंसर्स वगैरह के ऊपर वर्क करना है, तो मेथोडोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, किस तरीके से हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सॉरी, बट बेस कंसेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने चीजें क्या क्या इंपोर्ट करी है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले टॉर्च जो मेरा मॉड्यूल है वो इंपोर्ट किया है, इसके अंदर मेरे को मेरे सारे एक्टिवेशन फंक्शंस, मेरे न्यूरल नेटवर्क्स, मेरे लीनियर लेयर्स वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने टॉर्च में से एक एनएन मॉड्यूल इंपोर्ट किया जो कि मेरे को न्यूरल नेटवर्क्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ऑप्टिमाइजर किया। ठीक है, इन सब चीजों की ऑप्टिमाइजर क्या होता है अभी जैसे हम लॉस कैलकुलेटर पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के क्या होते हैं हम आगे चल चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो डेटा के लिए आपका जो मेन पार्ट है, जो डेटा कलेक्ट करना है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो मेन पार्ट है, वो ये दो लाइब्रेरीज है। ठीक है, हम टॉर्च विजन में से यूज कर रहे हैं डेटा सेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सॉरी। ठीक है, जो डेटा सेट्स हैं उसमें तो भाई जो टॉर्च विजन के जितने भी जैसे उसमें सीबॉर्न में डेटा सेट थे हमारे पास, वैसे टॉर्च विजन के अंदर भी हमें बाय डिफॉल्ट डेटा सेट मिलते हैं, हम उनमें से कुछ यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने डेटा सेट इंपोर्ट किया है। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्म्स है, ट्रांसफॉर्म्स बेसिकली मेरे को जो डेटा सेट है उसको टेंसर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डेटा लोडर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, डेटा लोडर मेरी एक लाइब्रेरी है जो कि मॉडल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को लोड करती है। ठीक है, कि भाई वो सारा का सारा डेटा एक साथ में मॉडल को नहीं दे देता, जैसे जैसे मॉडल को जिस डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है तो वो उस टाइम पे फीड करता रहता है उसको डेटा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया इतना? ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा सेट डिफाइन किया सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया, ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया। ठीक है, डॉट टू टेंसर करके डिफाइन कर दिया कि भाई टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए बना दिया मैंने इसे। ठीक है, जब मैं डेटा सेट डिफाइन कर रहा हूँ तो देखो मैं ट्रेनिंग का डेटा और टेस्टिंग का डेटा डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो डेटा सेट है मेरा ऑलरेडी टूर्स विजन में से आ रहा है,
जो कि ऑलरेडी स्प्लिटेड होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा सेट डॉट एम एन आई एस टी, एम एन आई एस टी डेटा सेट आपको पता ही है किस चीज का होता है, कल ही तो बताया। एम एन आई एस टी डेटा सेट किस चीज के लिए होता है, क्या होता है एम एन आई एस टी में, कल बताया है। अपना मशीन लर्निंग का लास्ट कोड खोल के देखो, उसमें भी हमने सेम डेटा सेट, हाँ हाँ ट्रांसफॉर्मर वाला, उसमें भी हमने सेम डेटा सेट यूज किया है। कोई बात नहीं, याद आ रहा दोबारा बता देता हूँ। एम एन आई एस टी मेरे पास हैंड ऑन डिजिट्स का डेटा सेट है, 0 1 2 3, याद आया कल बताया था, है ना। तो इनका डेटा सेट है, इनका आपको प्रॉपर्टीज भी बताएं कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं, ठीक है, 28 by 28 पिक्सल की इमेजेस हैं ये, राइट। तो वही वाला डेटा सेट हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेम डेटा सेट है। और जब मैं उसे टॉर्च विजन से जब मैं उसे लोड कर रहा हूँ, तो भाई मैंने एक तो डॉट दिया कि भाई सब कुछ लोड करना है, ठीक है, सारे कॉलम्स लोड करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन इक्वल टू ट्रू किया, मतलब ट्रेनिंग वाले डेटा का सारे कॉलम्स इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड इक्वल टू ट्रू कि भाई मेरे पास स्टोर नहीं है, मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, तो मैं डाउनलोड करना है डेटा सेट, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। और फिर मैंने ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसफॉर्म दे दिया कि भाई डेटा सेट डाउनलोड होगा, उसमें से ट्रेनिंग वाला डेटा आएगा, ट्रेनिंग वाला डेटा का सारा पार्ट आएगा, और वो और ट्रांसफॉर्म जो कि यहाँ पे डू टेंसर वाला पार्ट है, इससे टेंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई? मैं डेटा लोड कैसे कर रहा हूँ, बात समझ आई? कोई डाउट नहीं? सेम चीज मैंने टेस्टिंग के लिए करी है, बस मैंने यहाँ पे ट्रेन इक्वल टू फॉल्स कर दिया है, ठीक है। ट्रेनिंग वाले डेटा के लिए ट्रेन इक्वल टू ट्रू रहता है, टेस्टिंग वाले के लिए ट्रेन इक्वल टू फॉल्स हो जाता है, ठीक है। बाकी एक्जैक्टली सेम है सारी चीजें, समझ आया? अब यहाँ पे ना मैंने सिर्फ अपना डेटा डिफाइन किया है, अभी तक इस डेटा को लोड कैसे करना है वो नहीं डिफाइन किया, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा लोडर डिफाइन कर रहा हूँ दोनों के लिए, ट्रेन लोडर एंड टेस्ट लोडर, ठीक है। ट्रेन लोडर में अगर मैं देखो तो मैं डेटा लोडर की लाइब्रेरी यूज करी है, इसको बोला है कि ट्रेन डेटा जो ये वाला डेटा था यहाँ पे, इस वाले डेटा को लोड करना है इसे, ठीक है। यहाँ मैंने बैच साइज इक्वल टू 64 दिया है, मतलब एक बार में 64 यूनिट्स ऑफ डेटा ही ये फीड करेगा, ठीक है। क्योंकि भाई डेटा बहुत सारा है, मैं अपने मॉडल को सारा डेटा एक साथ दे दूंगा तो उसे प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा वो लैग करेगा, हैंग करेगा, राइट। हम उसे थोड़ा थोड़ा करके डेटा डेटा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैच साइज 64 लिखा है, इसका बेसिकली मतलब है कि भाई 64 यूनिट्स ऑफ डेटा एक बार में प्रोवाइड करेगा मेरे मॉडल को, ठीक है। और लास्ट में लिखा शफल इक्वल टू ट्रू कि भाई ऐसा नहीं कि पहले 64 देगा फिर अगली 64 देगा, वो रैंडमली 64 रोज निकाल के देगा, मतलब रैंडमली 64 इमेजेस निकाल के देगा, ठीक है। समझ आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? सिंपल ही है अभी तो, है ना। ये वाला कोड लिख लिया आपने पूरा? कहाँ पे बताओ? यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार ये कोड लिख लो, ठीक है, इसको रन करना, आपका डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला कोड हो जाए तो लेट मी नो। अरे नहीं नहीं, इसके बाद वो लोडर भी तो है ना दोनों।
देखिए क्या हाल है, हेलो पढ़ो। ऊपर करो और डी कैपिटल लेटर लोड करो, सब में ही, हर जगह पे ही, ऊपर भी नीचे भी डी कैपिटल। हाँ, दोनों कैपिटल है। चलिए बाकी वो भी कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए? ठीक है, अभी हमने सिर्फ डेटा को लोड किया है। हाँ, वो देखो जो पहली वाली लाइन है ना, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब स्पेस नहीं आना चाहिए उसमें। बाकी जो नीचे वाली है वो तो फर्क नहीं पड़ता। जो ये वाली लाइन लिखी है ना आपने, इसके आगे भी स्पेस है, इसके आगे स्पेस नहीं आ सकता। नहीं, मेरे में नहीं है, मैं बैक स्पेस करूंगा, वो सीधा पिछली लाइन में जा रहा है, देखो। सबका दिखाओ किसका हटाना है आपको। हाँ, शिफ्ट टैब दबा दो, शिफ्ट टैब टैब। हेलो, हट गया ना, एक बार हट गया, दोबारा दबाओगे और हट जाएगा। जहां तक सेट करना है आप देख लो। हो गया, रन हो रहा है, रन हो गया ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी तक ना हमने डेटा को लोड कर, सॉरी, डेटा को डाउनलोड वगैरह करके रेडी रख लिया, लोड कर लिया हमने डेटा को। ठीक है, अब इसके ऊपर हम प्रॉपर अपने मॉडल वगैरह के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं मॉडल डिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं मॉडल डिजाइन कर रहा हूँ, काफी सिंपल मॉडल मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं काफी बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने एमएलपी रखा है। एमएलपी मोस्ट प्रोबेबली किसी चीज के लिए तो रखा होगा मैंने, फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं आप एमएलपी रखो। ठीक है, जो क्लास के बाद आप यहाँ पे डिफाइन करते हो ना, दिस इज द नेम ऑफ योर मॉडल। ठीक है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ, सिंपल ही लिख दिया मैंने। ठीक है, आप यहाँ पे लेजेंड कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, मैंने क्लास डिफाइन करी। ठीक है, उसके अंदर क्लास के अंदर मैंने एन डॉट मॉडल दिया। ठीक है, कि भाई मैं, जो मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो ये मतलब मेन कोड है, उसमें से एन डॉट मॉड्यूल में इस क्लास के अंदर यूज करूंगा। ठीक है,
इसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, आपने पाइथन में उसमें बताया था मैंने कि भाई क्लासेस के अंदर हमें क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए फंक्शन डालना पड़ता है। तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, सेल्फ भी बताया था मैंने आपको क्या होता है। सेल्फ इज अ प्रॉपर्टी कैरियर, जिसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज को पूरे फंक्शन की पूरी क्लास के अंदर कहीं पे भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज करी है यहाँ पे मैंने। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है कॉल्ड सुपर डॉट इनिट, सुपर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का मॉड्यूल यूज किया है ना, मैंने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का मॉड्यूल यूज किया है क्लास के अंदर, एन डॉट मॉड्यूल लिखा है, ये भी एक बेसिकली क्लास है। तो जब मैं यहाँ पे सुपर डॉट इनिट लिखता हूँ तो बेसिकली इसकी सुपर क्लास भी अनेबल हो रही है, मतलब जो न्यूरल नेटवर्क की मॉड्यूल क्लास है वो भी इनिशियलाइज हो रही है, चालू हो रही है। ठीक है, ये ना आपका बेसिक फॉर्मेट है। हर एक न्यूरल नेटवर्क को आप इन 3 लाइन को सेम रखते हो, हर एक न्यूरल नेटवर्क में इन 3 लाइनों को आप सेम रखते हो। ठीक है, जितने भी हम एंड तक पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क सब में आप देखोगे ये 3 लाइन सेम है, सिर्फ जो यहाँ पे नाम है ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब जब आपने सुपर फंक्शन इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद आप अपनी लेयर्स डिफाइन करना शुरू करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो लेयर्स मैंने डिफाइन करी है, मैंने 2 लीनियर लेयर डिफाइन करी है। ठीक है, यहाँ पे जो FC1 लिखा है इसकी जगह पे भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी होती है। मैंने FC1 इसलिए रखा है ताकि बेसिकली इसका मतलब होता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। ठीक है, कि जो मैंने यहाँ पे बताया ना एग्जांपल की सिंपल डेटा आया भेज दिया आगे, लीनियर लेयर्स होती हैं, मतलब फुल्ली कनेक्टेड लेयर भी कहते हैं। ठीक है, जो ये लेयर होती है ज्यादा मैपिंग के लिए यूज की जाती है कि भाई हायर ऑर्डर डेटा को लोअर ऑर्डर डेटा पे मैप कर सको। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही किया है कि मैंने 28x28, क्योंकि जो इमेज है मेरे पास वो 28x28 है, 28 by 28 पिक्सल की है, तो मैंने इमेज का साइज दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 128 में। जो मेरे पास 784 डेटा पॉइंट्स थे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 128 डेटा पॉइंट्स में। ठीक है, 128 को 10 में कर दिया। नहीं, एक ही बार में करूंगा वो सिंगल लेयर होगी, और सिंगल लेयर विल बी नॉट दैट इंटेलिजेंट ना। बात समझ लो मेरी, कि अगर मैं अभी 2 लेयर किया फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी ना। मैं अगर यहाँ पे 3 लेयर कर दूंगा, उसको मान लो 128 में किया, फिर 128 से 64 में कर लू एक लेयर में, और फिर 64 से 10 में कर लू तीसरी लेयर में, तो वो जो फंक्शन होगा, जो वो वाला मॉडल होगा, वो थोड़ा सा और बेटर रिस्पॉन्स देगा मेरे को। ठीक है, तो सिंगल लेयर के तो न्यूरॉन्स कुछ भी होते ही नहीं, न्यूरल नेटवर्क कुछ भी होता ही नहीं है, हमेशा आपको मल्टीपल लेयर्स पे ही वर्क करना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज मैं बताना भूल गया, कि जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो उसमें 3 तरीके की लेयर्स होती हैं। एक होती है इनपुट लेयर, ठीक है, एक होती है आउटपुट लेयर, और एक होती है हिडन लेयर। ठीक है, जो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर होती है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, वो जो भी है जैसा भी है वैसे ही होगा। जैसे अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके अंदर जो इमेजेस है वो 28 by 28 की है, तो भाई इनपुट लेयर में 28 by 28 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकता मैं। ठीक है, जो आउटपुट लेयर है उसमें जो आउटपुट मेरे को चाहिए वो 0 से लेकर 9 तक नंबर चाहिए, राइट। तो 10 ही मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हूँ, ना कम ना ज्यादा। तो इन दोनों चीजों को तो चेंज किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को तो चेंज किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं जो लेयर्स डिफाइन करता हूँ वो डिफाइन करता हूँ सारी हिडन वाली। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैंने एक लीनियर लेयर डिफाइन करी, लेट से कुछ न्यूरॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, और लेट से कुछ न्यूरॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली लेयर को मैंने 784 से 128 में कन्वर्ट करने को बोला, और इसको मैंने 128 से 10 में कन्वर्ट करने को बोला। तो अगर आप ट्रूली देखोगे कि मेरा कंट्रोल किस नंबर पे है, मेरा कंट्रोल सिर्फ इस 128 वाले नंबर पे था। 784 यहां से आया, और 10 मेरा यहां पे जाना था, फिर वो 10 में करना पड़ा। ठीक है, तो जितनी भी मैं लेयर के बीच की कम्युनिकेशन वाले वैल्यूज है उनको ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ, जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं या जो वैल्यूज मैं आगे भेज रहा हूं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आइए, क्लियर है। वही आप यहाँ पे देखोगे कि जो पहली लेयर है उसमें इनपुट आउटपुट की तरह डिफाइन करते हैं हम कि इनपुट इतनी लेगी आउटपुट इतना देगा। तो 28 स्क्वायर 784, 784 का इनपुट लेगा, 128 में आउटपुट देगा।
और जो दूसरी लेयर है वो 128 का इनपुट लेगी और 10 में आउटपुट देगी। ठीक है, ये नंबर्स कहां से आए समझ आया है ना। जो 128 है इसकी जगह पे आप एक्चुअली कुछ भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, इसको डिसाइड करने का एक जो छोटा सा ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप जितना ज्यादा छोटा नंबर लिखोगे उतनी ज्यादा वो हैवी स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग करेगा। पॉइंट कि भाई यहाँ पे मैंने अगर 128 की जगह 12 छोड़ दिया तो ये अब समझो 784 डेटा पॉइंट्स को 12 डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा, तो बहुत ज्यादा हैवी फिल्टरिंग होगी, राइट। और बहुत ज्यादा हैवी फिल्टरिंग होगी तो मेरा डेटा भी बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो फिर इन दी एंड मेरे मॉडल की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसलिए 128 का नंबर लिया मैंने। आप 64 भी ले सकते हो, 64 इज अ गुड नंबर एज वेल। ठीक है, बट मैं 128 इसलिए लेता हूँ कि भाई बाई चांस मेरे को बाद में कभी इसके अंदर एक और लेयर डालनी पड़े तो मेरे पास स्कोप हो एक और लेयर डालने का। ठीक है, क्लियर है, तो इसको फिर समझ नहीं आ रहा, अब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैंने लेयर्स डिफाइन करी है। ठीक है, जो ऊपर आप इनिशियलाइजेशन में देखोगे तो हमने लेयर्स डिफाइन करी है सिर्फ। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे कि भाई इन लेयर्स के अंदर डेटा का फ्लो कैसे होगा। मैं एक डेप्थ फॉरवर्ड के नाम से फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, जिसके अंदर मैं इन लेयर्स के अंदर डेटा फ्लो किस तरीके से करेगा वो डिसाइड करता हूं। ठीक है, तो जब डेप्थ फॉरवर्ड में फर्स्ट लाइन देखो, मैंने x इक्वल टू एक्स डॉट व्यू -1 एंड 28/28 किया। पता है क्यों किया, कल बताया था ये भी, याद आ रहा है, लास्ट वाले कोड में बताया था ये भी। मेरे पास जो इमेजेस है वो 28/28 पिक्सल की हैं, वो सीधी लाइन में करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कि भाई एक लाइन में मेरी पूरी एक इमेज के जितने भी पिक्सल्स वगैरह वो सब स्टोर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, जो मैंने कल वाले में अगर आप देखोगे याद होगा तो मैंने डिवाइड बाय 255 भी किया था हर एक पिक्सल को 0 से 1 के स्केल पे चेंज करने के लिए, राइट। यहाँ पे मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्यों मेरे को उस चीज से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना टेंसर्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज एक्चुअली स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ मैं 3 वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे को उसको एक प्रोबेबिलिटी के स्केल पे डालना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्स टॉर्च डॉट वैल्यू लगाया। ठीक है, वैल्यू फंक्शन लगाया FC1 के ऊपर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझो कि भाई सेल्फ डॉट FC1 के अंदर मैंने सबसे पहले अपना डेटा भेजा, अपनी फर्स्ट लेयर के अंदर डेटा भेजा। ठीक है, जो भी इसका आउटपुट होगा उसके ऊपर मैंने वैल्यू लगा दिया। ठीक है, ठीक है, वैल्यू मेरा 0 या 1 में आंसर देता है, राइट। तो या तो वो डेटा को आगे जाने देगा या नहीं जाने देगा, सिंपल सिंपल। उसके बाद मैंने जो डेटा मेरा यहां से आया था उसी को मैंने अपनी सेकंड लेयर में से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, और लास्ट में जो सेकंड लेयर से क्रॉस होने के बाद में डेटा आया वो मैंने डेटा दिखला दिया। ठीक है, तो अभी के केस में अगर आप देखोगे तो हमारा न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से वर्क कर रहा है। सिंपली यहां से डेटा आया, इस पे गया, इससे डेटा निकला, पहले उस पे वैल्यू लग गया और वैल्यू लगते हुए वो सेकंड पे गया, सेकंड से हमें आउटपुट मिल गया। सिंपल इस तरीके से वर्क कर रहा है ना। अब आप नोटिस करो इसमें एक चीज कि भाई मैंने ना डेटा का फ्लो मेंशन किया है, मैंने एक्चुअली न्यूरॉन्स को ना अभी तक कनेक्ट नहीं किया। क्योंकि भाई अगर मैं एक न्यूरल नेटवर्क की जैसे आपने फोटोज वगैरह देखी होंगी वो तो कुछ इस तरीके की होती हैं कि भाई यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं सारे, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं सारे, इस तरीके से कुछ भी कनेक्शन हो सकते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अभी भी गूगल पे न्यूरल नेटवर्क सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। ठीक है, बट अभी तक हम ना सिर्फ सर्कल से पहुंचे, हमने कनेक्शन नहीं बनाए। ठीक है, कनेक्शन क्यों नहीं बनाए, कनेक्शन बनाने वाला पार्ट ही एक्चुअली आपका ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अभी तक तो मैंने मॉडल डिफाइन किया है, इस मॉडल को ट्रेन भी तो करूंगा डेटा के ऊपर, है ना। तो जो ट्रेनिंग का पार्ट है वही आपका इसके कनेक्शन वेट्स एंड बायसेस डिसाइड करने वाला पार्ट है। ठीक है, हर एक न्यूरॉन के लिए ट्रेनिंग में हो क्या रहा है कि हर एक न्यूरॉन के लिए हमारी एक वेट की वैल्यू आ रही है, उसके बायसेस की वैल्यू आ रही है, और एक न्यूरॉन किस दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा उसकी वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, इतना बात समझ आया। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ अपना मॉडल डिफाइन किया। ठीक है, क्लियर है, तो मैंने इतना पार्ट बिल्ड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले तो मैंने मॉडल डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने इसका नाम सिंपल कर दिया है, तो मैं एमएलपी की जगह पे सिंपल लिख दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना मॉडल डिफाइन किया। मॉडल का नाम सिंपल है क्योंकि मेरे यहाँ पे जो क्लास होता है ये होता है ना मेरे मॉडल का नाम, तो वही मॉडल का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, कि भाई मॉडल मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक क्राइटेरियन और एक दूसरा आता है ऑप्टिमाइजर। ठीक है, हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, क्राइटेरियन एंड दूसरा आता है ऑप्टिमाइजर। ठीक है, इन दोनों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई जो एक न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो किया क्या जाता है कि भाई जो भी मेरा डेटा है उसको ना सबसे पहले हर एक न्यूरॉन से किसी भी अगली लेयर के किसी भी एक न्यूरॉन को रैंडमली कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो इसको मैंने इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको भी इससे कर दिया, इसको इससे भी कर दिया, इसको इससे भी कर दिया, इस तरीके से रैंडम कनेक्शन बनाए। ठीक है, अब डेटा को प्रोपोगेट कराया जाएगा, डेटा को आगे भेजा जाएगा। ठीक है, तो हर एक न्यूरॉन से डेटा क्रॉस करेगा इन पाथ्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हर एक का ना लॉस कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई डेटा लेट से यहां से 100% गया था। ठीक है, यहाँ पे 80% ऑफ द डेटा ही पहुंचा। ठीक है, पॉइंट कि भाई यहाँ से 100% डेटा गया था, यहाँ पे 80% ही पहुंचा। ठीक है, मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो या तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो वाला पार्ट होगा सिर्फ। ठीक है, बट सॉफ्टवेयर भी साथ ही समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो कि भाई यहाँ से 100% जा रहा था, यहाँ से 80% पहुंचा। ठीक है, ऐसी हर एक न्यूरॉन की वैल्यू होगी कि भाई यहाँ से तो हमेशा 100% आएगा, है ना। यहाँ पे 80 पहुंचा था, यहाँ पे 60 पहुंचा, इस वाले पे इसकी दो वैल्यू हो गई, एक 60 इससे, जब इससे आया था तो 80 पहुंचा दोबारा, जब यहां से नीचे गया तो 90 पहुंचा यहाँ पे, जब इससे आया तो 85 पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हमने डेटा को प्रोपोगेट कराया, इतना इतना परसेंट ऑफ डेटा क्रॉस हुआ मेरे नेटवर्क से एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, जो ये डेटा क्रॉस हुआ, ये जो मैंने कैलकुलेट किया कि कितना डेटा मेरे पास आ पाया है, ठीक है, ये कैलकुलेट करने का काम होता है मेरे क्राइटेरियन का। ठीक है, क्राइटेरियन बेसिकली कैलकुलेट्स लॉस। मेरे पास इससे लॉस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ओके, 5 मिनट और है अभी ना, बस ये वाला प्रोसेस बता देता हूँ फिर विल रैप अप द क्लास। ठीक है, अब जब मैंने लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मेरे को पता लग गया कि इस पाथ से कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो हम अब आता है हमारा काम ऑप्टिमाइजर का। ठीक है, ऑप्टिमाइजर क्या करता है, जिस पाथ पे सबसे कम लॉस हुआ था उसको फिक्स करता है। ठीक है, इस पाथ पे सबसे कम लॉस हुआ है 90 आया ना इस पे से, तो लॉस सिर्फ 10 का हुआ है, इस पे सबसे कम लॉस हुआ है, तो इस पाथ को फिक्स छोड़ देगा और बाकी सारे पार्ट्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, बाकी जितने भी पार्ट थे मेरे वो सबको डिलीट कर देगा। एंड रिमेंबर कि जो पाथ है ना, ये एक्चुअली वेट्स एंड बायसेस भी साथ साथ डिसाइड हो रहे हैं इसकी। ठीक है, सब कुछ हटा देगा ये। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, अब जब सेकंड स्टेप आएगा, जब दोबारा उसकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अगेन रैंडम पाथ बन जाएंगे, डेटा को प्रोपोगेट करा दिया जाएगा। ये वाला पाथ मेरा फिक्स है, बट स्टिल हम दोबारा भी यहां से, मतलब यहां से तो पाथ बन ही सकता है इस पे, तो वो वाला स्टिल बन सकता है। ठीक है, जो वापस वाले पाथ आएंगे, अब उनमें से देखेगा कि किसमें सबसे कम लॉस है, उसको फिक्स करेगा, बाकी को हटा देगा। ठीक है, एंड ये साइकिल अगेन 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 जब तक रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जब तक कि ये हमारा जो एक्यूरेसी है या लॉस है बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, वो तो हम डिसाइड करते हैं, मतलब कितने साइकिल्स बाद ये बंद होएगा। बट दिस इज हाउ यू आर बेसिकली ट्रेनिंग योर मॉडल। ठीक है, ऑप्टिमाइजर का काम क्या हो गया, फिक्सेस रेलिवेंट पाथ, while removing irrelevant paths। ठीक है, क्राइटेरियन ऑप्टिमाइजर का काम समझ आया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो क्राइटेरियन यूज किया है वो यूज किया है क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, अगेन मैथमेटिकल इक्वेशन है इसकी। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाओगे, सिंपल समझने के लिए आप ये देख लो कि भाई जो डेटा की मूवमेंट है, जो डेटा की वेरिएंस है, ये इस पे डिपेंड, जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है वो उसको कैलकुलेट करता है कि भाई मेरे नेटवर्क से मूव होने के बाद वेरिएंस पे क्या इफेक्ट आया। ठीक है, वेरिएंस अगर कम हो गई है तो मेरा डेटा लॉस हो रहा है,
वेरिएंस अगर बढ़ गई है तो डेटा कहीं से मतलब बढ़ती तो है ही नहीं, ऑब्वियसली कमी होगी, तो कितनी कम हुई है उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? ठीक है, वन ऑफ दी बेस्ट वे है ये, ठीक है। आपके लॉस को कैलकुलेट करने का, तो ज्यादातर हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज करते हैं, ठीक है। एंड ऑप्टिमाइजर में हम एडम ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एडम ऑप्टिमाइजर है वो मेरे को एक पैरामीटर प्रोवाइड करता है लर्निंग रेट का। एडम जो ऑप्टिमाइजर है वो मेरे को पैरामीटर प्रोवाइड करता है लर्निंग रेट का। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एल आर इक्वल टू 0.001 लिखा हुआ है। तो जो एडम ऑप्टिमाइजर है वो मेरे को प्रोवाइड करता है लर्निंग रेट का पैरामीटर। लर्निंग रेट का पैरामीटर होता क्या है कि भाई किस स्पीड से मेरे पाथ बनेंगे, ठीक है। मैं चाहूं तो एक एक पाथ करके कर रहा था यहाँ पे, मैं चाहूं तो 5 5 10 10 पाथ करके भी कर सकता हूँ, है ना। इट टोटली अप टू मी कि भाई मैं क्या करना चाहूंगा, राइट। तो मैं लर्निंग रेट से वो चीज कंट्रोल करता हूँ कि कितनी स्पीड से मेरा जो मॉडल है वो चीजों को लर्न करेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगेन 0 से लेके 100 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। आप सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। यूजुअली हम बहुत ज्यादा ना स्लो रखते हैं ऐसे, क्योंकि हम जितना ज्यादा स्लो रखेंगे अपने लर्निंग रेट को, मेरा मॉडल उतने ज्यादा अच्छे से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, फीचर्स को स्टडी कर पाएगा। बेसिकली आप भी अपने हिसाब से देखो कि अगर मैं आपको डीप लर्निंग पूरा का पूरा 2 घंटे में पढ़ा दूं, और डीप लर्निंग के लिए हम 8 10 घंटे लगाएं, तो 8 10 घंटे जब लगाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा ना। तो वही सेम चीज है कि भाई जब स्लोली हम चीजों को स्टडी करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। वही यहाँ पे भी लर्निंग रेट का कंसेप्ट है, ठीक है। नोट डाउन किया ये? हाँ ठीक है, कर लिया। इसके बाद इसके बाद हमारा ट्रेनिंग वाला पार्ट है, बोर करा देता हूँ। तो हमारा एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क हम कैसे बनाते हैं वो समझ आ जाएगा आप लोगों को। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग वाला पार्ट हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हमने डेटा को लोड कर लिया, एक सिंगल न्यूरॉन के ऊपर स्टडी कर ली, और एक प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क बनाना भी सीख लिया, एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाना सीख लिया, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना लिख लो, आज के लिए इतने पे रुकेंगे हम, ठीक है। अभी आज पहली क्लास है यार, हफ्ता तो मान ही लो संडे तक, मतलब इस संडे नहीं, अगले फ्राइडे तक मान लो, ठीक है। कैसे आ रहे हैं? what empty parameter list define जैसे init में दो आते हैं ये अंडरस्कोर ना, और यहाँ पे भी init में दो अंडरस्कोर आएंगे। हाँ ये फिक्स है, ये फंक्शन बेसिकली हम नाम नहीं दे रहे ना, इसे पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो हमेशा दो ही आते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल कैपिटल आएगा, एल कैपिटल। गाइस गाइस गाइस, शांत। अरे सुनो, शांत हो जाओ, पढ़ा रहा हूँ यार, कुछ चोरी करने लगे हो इतना ज्यादा। सिर्फ एल कैपिटल, हाँ देखो चल गया ना, ठीक है। ठीक है, तो एक काम हम कल करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।